अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल के हवाले से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सूरत हाल हुकूमती अदाद व शुमार के मुताबिक किस जानिब बढ़ रही है और ये सूरत हाल का असर आम शख्स की ज़िंदगी पर कितना हो रहा है। 3.94% टू बी प्रिसाइज। वैसे राउंड फिगर 4% की हमें हुकूमती तर्जुमानों की जानिब से और वज़रा की जानिब से कोट किए जाने के हवाले से ख़बर भी नज़र आई और कहा भी गया कि जी 4% की ग्रोथ हो चुकी है। ये 4% की ग्रोथ अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ है। कोविड-19 को इस सारे मामले के अंदर रखा जा रहा है कि ये भी वन ऑफ द मेन रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ तक ग्रोथ पहुँची है। लेकिन एग्रीकल्चर समेत इंडस्ट्री वो दो ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने सरप्राइजिंगली बहुत बड़ा और एक अहम रोल प्ले किया है इस ग्रोथ के अंदर। ये ग्रोथ कितनी रियलिस्टिक है? $33 बिलियन के इजाफा जो हजम में हुआ है GDP के ज़ुमरे में आके, उसका भी जिक्र करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि $33 बिलियन का इजाफा किस सूरत में हुआ है। टैक्स रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और इन सब बातों में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो अपोजिशन का बयानिया है, उनका मौक़िफ़ है और उनके इकनॉमिक एक्सपर्ट्स का कहना क्या है। वो यकीनन इसके नफ़ी कर रहे हैं, इसके अगेंस्ट जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सारे फोर्ज्ड फिगर्स हैं। बहरहाल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है, इस हवाले से भी जानेंगे। IMF क्या कहता है, इस हवाले से भी जानेंगे। बैंक क्या कहता है, इस हवाले से भी जानेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे कबल एक मुख्तसर सी ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात करें मुल्क की इक्तिसादी सूरत हाल के हवाले से और ताज़ा तरीन जो एदाद शुमार जारी किए हैं हुकूमत के, उसके हवाले से भी आज गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें मिफ्ता इस्माइल साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। हसान खबर साहब ज्वाइन करें, इकॉनमिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। आबद सुरैरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, STPI के अंदर एक बड़ा नाम रखते हैं, इकॉनमिस्ट हैं, इन सारे मामलों को बहुत करीब से देख रहे हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द प्रोग्राम। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करता हूँ मिफ्ता साहब। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपको एज ए फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर क्या एतराज़ात हैं? हमने कुछ आपकी मीडिया टॉक भी देखी हुकूमत के अदाद शुमार के हवाले से जो 4% GDP ग्रोथ से रिलेट कर रहे हैं, थोड़ी सी उसकी डिटेल बताइएगा सर। शुक्रिया। कोई देखें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और हमें कोई हुकूमत के अदाद शुमार को सेकंड गैस करने का कोई शौक भी नहीं है। तो मसला ये है कि खुद ये अखबार में बात आ चुकी है कि जब नेशनल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग हुई है तो स्टेट बैंक के लोगों ने भी ऑब्जेक्शन उठाया और फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों ने भी ऑब्जेक्शन उठाया कि आप ग्रोथ का नंबर गलत दिखा रहे हैं, कि 1% आप ज्यादा बता रहे हैं। उसके बाद अखबार में ये बात भी आ गई कि एक वजीर ने इनसे कहा था कि आप 3 की जगह 4 दिखाएं। और यहाँ तक बात हुई कि 2 महीने पहले जब एग्रीकल्चर असेसमेंट की बात हुई थी तो इन्होंने तय किया था कि 26 मिलियन टन वीट की प्रोडक्शन हुई है, गंदम की प्रोडक्शन हुई है। अब कहते हैं 27 मिलियन टन हुई। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में अगर नहीं बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा है मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में, तो GDP ग्रोथ कैसे हो गई? अगर आपकी PSDP की फंडिंग ज्यादा नहीं हुई तो GDP ग्रोथ कैसे हो गई? तो हुकूमत ने ये फजूल देखें कंट्रोवर्शियल करा है। इसको करने की जरूरत नहीं थी कंट्रोवर्शियल, जो नंबर था वो दे देते। मिसाल के तौर पर अगर आज हुकूमत कहती है कि महंगाई नहीं है पाकिस्तान में, तो इससे महंगाई कम तो नहीं हो जाएगी। हमें पता है कि आटे की दाल की कीमतें क्या है, तो लोगों का जो तासुर बनता है वो नंबर सुन के नहीं बनता है, वो रियलिटी एक्सपीरियंस करके बनता है। सर, गवर्नमेंट का कहना ये है कि इंडस्ट्री सेक्टर ने इस मरतबा खासा अहम रोल प्ले किया है। 0.1% हम फोर्थ कर रहे थे या टारगेट था या उसने अचीव करना था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ड्यू टू कोविड भी बड़ा रीज़न है, 3.6% तक वो चली गई है। तो ये वन ऑफ द रीज़न्स है। इसके अलावा वो और भी रीज़न्स देते हैं, मैं उसकी तफसील में जाता हूँ। तो ये तो एविडेंसेस हैं जो सामने हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर है, इसमें तो फोर्जरी नहीं हो सकती। तो फिर जो आप ये कह रहे हैं, क्या उसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट समझा जाए या वो स्टैटिस्टिक्स से हट के एक चीज़ है जो आप बयान कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं तो वही बात कर रहा हूँ जो कि अखबार में बात आई है कि या देखें ना, ये बात तय है कि कुछ अर्से पहले इन्होंने 26 मिलियन टन कहा था वीट का, अब कह रहे हैं 27.2 मिलियन टन हो गया वीट। ये खुद मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट टू GDP 14% से ज्यादा नहीं हुई, तो भाई GDP ग्रोथ कैसे हो गई? ये चीजें नहीं एक्सप्लेन करी इन्होंने। और इन एनी केस हमें 6 और 9 महीने का डेटा होता है, ये प्रोविजनल डेटा है, इसमें कोई इतनी बहस करने की जरूरत नहीं है। आपके जून के अंदर फाइनल डेटा आ जाएगा और फिर 1 साल बाद जब पक्का नंबर आ जाएगा तो आपको नंबर पता चल जाएगी। इस हुकूमत ने पहले भी 3.3% कहा था पहले साल, वो रिवाइज होकर 1.9% हुआ, फिर रिवाइज होकर 2% हुआ। लास्ट ईयर इन्होंने 0.38 कहा था, वो रिवाइज होकर -0.47 किया। तो ये रिविजन होते रहते हैं। ये हुकूमत थोड़ी सी
जो है कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव चीजें दिखाती है इनिशियली, फिर वो वापस चीजें आ जाती है। टैक्स रेवेन्यू का गवर्नमेंट कहती है टैक्स रेवेन्यू में बड़ा इकट्ठा कर लिया, बड़े लोग आ गए और वो टैक्सेस देने लग गए हैं। वन ऑफ द मेन रीजन ये भी कहते हैं जी है जी। अब टैक्स रेवेन्यू का ये मेरे भाई के ये आपके पास दो एक्सपर्ट्स और बैठे हुए हैं, आप सिराजी साहब और आसम साहब, आप उससे ही पूछ लीजिएगा कि जब नून का हुकूमत गई थी तो 11.5% टैक्स टू जीडीपी रेशो था, ये अब 9%, 9.5% आ गया टैक्स टू जीडीपी रेशो। तो टैक्स टू जीडीपी रेशो इन्होंने कम करा है, जिसकी ये बात असद उमर साहब खुसूसन अपोजिशन में बहुत किया करते थे, नंबर 1। नंबर 2 साल जितना हमने टैक्स जमा किया था उतना वो नहीं जमा कर सके, जबकि 40% डिवैल्यू भी कर दी करेंसी उसके बाद। और जिस करेंसी डिवैल्यू करने के बाद अगरचे कि इंपोर्ट का डॉलर में कमी आई है, रुपयों में डॉलर इंपोर्ट बहुत बढ़ गया और फिर भी वो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर सके। इस साल भी एक मरतबा रिवाइज कर चुके हैं, लेकिन अल्लाह करे उम्मीद करता हूँ मैं कि 4700 अरब रुपए में पहुंच जाए। तो 4700 अरब में आप पहुंच रहे हैं, 3900 अरब रुपए मैं करके गया था। इसका मतलब है कि आप तकरीबन 15-16% 3 साल के अंदर आपने बढ़ाया रेवेन्यू, जिधर 45% से ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया है। तो मेरे ख्याल से हुकूमत की टैक्स की परफॉर्मेंस तो बहुत ही नाकाबिल तसल्ली है, लेकिन बहरहाल पिछले साल से फिर भी अच्छा है। सर, शौकत तरीन साहब कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर आप जानते हैं, और उनके आते ही ग्राफ सारे ऊपर जाने लग गए हैं। उनका कहना ये है कि ये नेक्स्ट ईयर 5% पे जाती मैं देख रहा हूँ। तो इस ट्रेजेक्ट्री को अगर फॉलो करें तो वो तो लग रहा है कि अचीव हो जाएगी, क्योंकि इस साल जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम उससे बहुत ज़्यादा ऊपर गई है। कभी 2 कह रहा था, IMF ने कहा 2%, 3% स्टेट बैंक ने कहा, 1.5% वर्ल्ड बैंक ने कहा, लेकिन ये 3.94 ऑलमोस्ट डबल का जंप लगा है। तो 1% और इंक्रीज़ हो जाएगा अगले साल। चीज़ें तो हुकूमती दादोशुमार में बेहतरीन चल रही हैं सर, आप एतराज़ कर रहे हैं। देखिए, एक तो ये कि मैं शौकत साहब से एग्री करता हूँ। शौकत साहब ने जो फरमाया था कुछ हफ्ते पहले कि इस हुकूमत की माशी कॉलोनी है, मुल्क की मईशत का सत्यानाश निकाल दिया। ये शौकत अली साहब टीवी पे कह चुके हैं, तो मैं इनसे इस बात से एग्री करता हूँ। मैं ये भी दुआ करता हूँ कि 5% कर दे। और मुझे सच्ची बात है कि मैं जो भी मेरी उम्मीदें वाबस्ता थी असद उमर साहब से या हाफिज शेख साहब से, उससे ज्यादा मेरी उम्मीदें वाबस्ता शौकत तरीन से हैं। शौकत तरीन मतलब एक मंजे हुए आदमी है, खिलाड़ी है, इनको काम ये आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अल्लाह करे 5 के अच्छे हो जाए, अल्लाह करे कि ये शौकत भाई जो कह रहे हैं वो करके दिखा दें, अल्लाह करे। अच्छा, आखिरी सवाल सर आपसे, थोड़ा मैं चाहता हूँ उसका डिटेल आंसर बताइएगा। और नॉट एज बीइंग पार्ट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मैं एज ए फाइनेंस एक्सपर्ट ये जानना चाहता हूँ। अगर आप मिनिस्टर रहे हैं, बड़े आला मनसब पर भी रहे हैं, सवाल सर ये है कि आम शख्स की ज़िंदगी के इस पर असर क्यों नहीं पड़ा, और अगर नहीं पड़ा उसकी क्या वजूहात हैं, और क्या करेंगे तो असर पड़ सकता है? हमें तो गर्ज आम शख्स है। ओके, देखिए भाई, सबसे ज्यादा जो आम शख्स पे जो फर्क पड़ता है ना, वो पड़ता है महंगाई का। ठीक है, पाकिस्तान हिस्टोरिकली अल्लाह के शुक्र से एक लो इन्फ्लेशन कंट्री रही है। हमारे यहाँ कभी शरह नमू या ग्रोथ कभी तेज नहीं हुई है, लेकिन हमारे अफराद के जरिए महंगाई भी बहुत तेज नहीं हुई है। लेकिन इस साल खास तौर पर फरवरी के बाद से पाकिस्तान के अंदर जो है वो महंगाई बहुत बढ़ी है। हर हफ्ते SPI में 13% इजाफा आया है। अच्छा, दुनिया भर में भी महंगाई हुई है, लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान में है, अर्बन एरियाज में 14% और रूरल एरियाज में 15%, इसका सबसे ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट अफेक्ट जो होता है वो गरीब लोगों पे होता है। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर 2 करोड़ लोग जो है PTI की हुकूमत आने के बाद खत गुर्बत के नीचे आ गए। खत गुर्बत क्या है कि 18,500 रुपए से अगर आमदन कम हो एक खानदान की, 6 लोगों के खानदान की, तो हम कहते हैं वो गरीब है। लेकिन अगर 19,000 रुपए में एक 6 लोगों का खानदान की आमदन हो तो हम उसको गरीब नहीं मानते। तो बड़ी बेरहमी से डिफाइन करी गई है खत गुर्बत। तो उस खत गुर्बत के नीचे भी 7.5 करोड़ पाकिस्तानी आते हैं, एक 3 में से 1 पाकिस्तानी आता है। तो ये इस हुकूमत का मसला नहीं है, ये पूरी कौम का मसला है। मिनहासुल कौम उनको सोचना है कि हम पूरे 1/3 पाकिस्तानियों को गुर्बत में, एब्जेक्ट पॉवर्टी, मुफलिसी में रखा हुआ है।
उनके बच्चों को मुफलिसी में रखा हुआ है, ना वो तालीम हासिल कर सकते सर वो कहते हैं कि ये आप लोग करके गए हैं, ये आपकी गवर्नमेंट ये करके गई है, तो 1000 बयान आते हैं, आप जानते हैं। वो कहते हैं आप लोग ने आर्टिफिशियली डॉलर को कंटेन किए रखा, पैसे आपने कर्ज हैवी चीज़ों आप परसेंटेज भी आपने ले लिए, और जब वो सारा बबल ब्रस्ट किया तो वो ये सारा मामला हो गया। हम क्या करें अब? मैं तो देखिए, अच्छा मैं तो बिना कुछ कौम बात कर रहा था। अगर आप इसकी बात करना चाहते हैं सियासत की, तो ये भी सुन लें कि 2013 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी तो 7.5 करोड़ लोग खतरे गुर्बत के नीचे थे। जब 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई तो 2 करोड़ लोगों को हम खतरे गुर्बत से निकाल चुके थे, और 5.5 करोड़ लोग रह गए थे। आबिद सुलैही साहब बैठे हैं, इनके पास भी ये नंबर होंगे, ये नंबर हफीज पाशा साहब से भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि 5.5 करोड़ लोग गुर्बत में रह गए थे, बाकी पाकिस्तानी 2 करोड़ को हमने निकाला था। ये इमरान खान साहब की 3 साल की पॉलिसियां हैं, खास तौर पर जो फूड इन्फ्लेशन है वो, और जो बेरोजगारी बढ़ाई है वो, ये 2 चीजों की वजह से आज फिर से 2 करोड़ मजीद लोग 3 साल में इन्होंने खतरे गुर्बत में के नीचे डाल दिए हैं। जो मुफलिसी और गुर्बत इमरान खान साहब लेकर आए हैं 3 सालों में, इनकी गैर मुनासिब पॉलिसी की वजह से, इसकी तो नजीर नहीं है पाकिस्तान की तारीख में। ठीक। लेकिन बहरहाल ये सिर्फ इमरान खान का मसला नहीं है, ये हमारी पूरी कौम का मसला है, और हमको एज अ कौम अपने गरीब भाइयों के बारे में हम नहीं सोचते जितना सोचना चाहिए कि एक आदमी जिसका पेट नहीं भरता है वो बच्चों को तालीम भी नहीं दे सकता है, उसके बच्चों का मुस्तकबिल भी तारीख होता है। और हम ये 70 साल पाकिस्तान के बनने के बाद आधे पाकिस्तान पॉपुलेशन के पास पीने का पानी नहीं है, घर पे बाथरूम की फैसिलिटीज नहीं है, तो हम ये कैसा मुल्क चला रहे हैं, इस बारे में हमको सोचना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सूरत हाल किस जाने बढ़ रही है इस पर बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त चाहता है एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे सूरत हाल की जानिब बढ़ रही है। हसन खावर साहब की तरफ मैं जाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ आबिद सुलैही साहब से मैं एक स्पेसिफिकली सवाल पूछना चाहता हूँ। आबिद साहब, जो 12.5 का टैक्स टू जीडीपी की ग्रोथ का जिक्र अभी कर रहे थे, जो कि 9% पे आ चुकी है, एक तो मैं चाहता हूँ आप इसके ऊपर कॉमेंट करें, दूसरी मेरे ज़हन में एक और चीज़ है वो भी आपसे पूछता हूँ। पहले तो ये बताइएगा कि ये दादोशुमार कुछ और कह रहे हैं, हुकूमती दादोशुमार कुछ और है, असल कहानी क्या है सर? देखिए, पहले से हमें ये देखना है कि ग्रोथ के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, उन पे एक नज़र ज़रा दौड़ाने की ज़रूरत है। प्लीज़ अगर हम देखें पिछले 10 महीनों में, तो जो पेट्रोल है, पेट्रोल की कंजम्पशन में 12% इजाफा हुआ, डीजल की कंजम्पशन में 20% इजाफा हुआ पिछले साल की निस्बत, फर्नेस ऑयल की कंजम्पशन में 48% इजाफा हुआ। इसी तरह से जब हम पावर जनरेशन को देखते हैं तो 7% उसमें इजाफा हुआ। कारों की सेल को देखें तो 37% इजाफा हुआ, ट्रैक्टर की सेल को देखें तो 57% उसमें इजाफा हुआ। इसी तरीके से मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर्स जो हैं तकरीबन 10% उनकी सेल में इजाफा हुआ। यूरिया की सेल को देख लीजिए तो यूरिया की सेल भी कुछ 10% के करीब बढ़ी। सीमेंट की सेल को देखते हैं तो वो भी 10% उसमें इजाफा हुआ। एक्सपोर्ट्स हो सकता है कि आपकी इस साल हिस्टोरिक एक्सपोर्ट्स हों, जो कि 2011 में लास्ट टाइम फिगर आया था $25 बिलियन से ऊपर का। जो पिछले 10 महीने की एक्सपोर्ट है वो ऑलरेडी $21 बिलियन को टच कर रही है, और अगले 2 महीनों में अगर 2-2 बिलियन इसमें ऐड होता रहे तो ये 2011 वाला जो फिगर है उसको जा पहुंचेगी। इसी तरीके से अगर हम रेमिटेंसेस को देखते हैं तो 10 महीने में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस जो हैं वो आपके पास आई हैं, तकरीबन $24.5 बिलियन के करीब रेमिटेंसेस आई हैं। इन सारी बातों के अलावा अगर हम एहसास प्रोग्राम की पेमेंट्स को देखें तो वो जो 15 मिलियन घरानों को 12,000 रुपये महीना के हिसाब से मिले, तो अगेन वहाँ से भी इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई। तो इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो जनरेट हुई, और उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि जो बेस इफेक्ट है वो बहुत लो है। जो पिछला माली साल था उसमें कोविड की वजह से, यानी इस महीने को अगर आप देख लें, मई और जून, तो उस वक्त हम लॉकडाउन में बैठे हुए थे, तो 2 महीने पाकिस्तान में कोई काम नहीं हुआ था। तो अब अगर उस लो बेस्ड इफेक्ट को देखते हुए और इन सारे पॉजिटिव ट्रेंड्स को देखते हुए, तो ये 3.94 का जो फिगर है ये मुझे बिल्कुल भी इसने सरप्राइज नहीं दिया, बल्कि हो सकता है कि थोड़ा सा। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि IMF की, वर्ल्ड बैंक की और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इन तीनों की जो प्रेडिक्शंस थी वो गलत साबित हुई। 3% मैं दोहरा देता हूँ, स्टेट बैंक ने कहा, 2 IMF ने कहा और 1.5 वर्ल्ड बैंक ने कहा। वो मुर्तज़ा भाई, वो सारी प्रेडिक्शन जो थी ना वो कोविड के साथ रिलेट कर रही थी। मसलन वर्ल्ड बैंक ने
पिछले साल एक प्रेडिक्शन की थी कि 20% रेमिटेंसेस में कमी आएगी। रेमिटेंसेस 20% कमी की बजाय 23% बढ़ गए। तो ये एक तो जो प्रेडिक्शन की जाती है वो आप सिनेरियो बनाते हैं। आज हम बैठे एक सिनेरियो बना सकते हैं बहुत अच्छा भी, लेकिन खुदा न खास्ता लेट से कि कोविड जो है ये बेकाबू हो जाए तो वो सारा का सारा सिनेरियो उल्ट हो जाएगा। और अगर वही कोविड पे हम काबू पा सकें, वैक्सीन जैसे आज से 19 साल से और अब जो है उनकी रजिस्ट्रेशन भी कल सुबह से शुरू हो रही है, तो अगर आप वैक्सीन करके हर्ड इम्यूनिटी ले आते हैं तो आपको पास पॉजिटिव जो है बेस्ट केस सिनेरियो आ जाएगा। तो ये बात तो तय है कि जिस तरीके से साउथ एशिया के बाकी ममालिक मुतासर हुए हैं कोविड से, पाकिस्तान भी मुतासर हुआ है। मैं सर सेक्टर्स की डिटेल में जाता हूँ, एग्रीकल्चर समेत इंडस्ट्री पे भी बात करते हैं। हसन खबर साहब के पास में जाना था, तो खबर साहब ये बताइएगा 2.1% से जंप ऑन 3.94%, ऑलमोस्ट डबल, आपको रियलिस्टिक लग रहा है? और अगर लग रहा है तो क्यों लग रहा है, अगर नहीं लग रहा तो क्यों नहीं लग रहा? जी मिर्जा साहब, देखिए बात यह है कि मैं ये नहीं समझता कि ये 2.1 से 3.9 पे आया है। ये बात बड़ी क्लियर है कि जो 2% या 1.5% का एस्टिमेट था वो बड़ा पेसिमिस्टिक था। स्टेट बैंक का नंबर एक रियलिस्टिक था, जिनको ग्राउंड रियलिटी का पता था, उन्होंने 3% का कहा, तो ये 3 से 3.94% का जंप है। स्टेट बैंक भी और बाकी इदारे भी बाकी इदादोशुमार के अलावा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की भी इदादोशुमार देखते हैं, और हमारे ये जो इदारे हैं ये हर क्वार्टरली ये डेटा रिलीज नहीं करते, जो कि हमारे सिस्टम का मसला है। लेकिन मेरे मुख्तसरन मैं आपको बताऊं कि मेरे ख्याल में ये नंबर बिल्कुल ठीक है, जैसे डॉक्टर सलैरी आपको बता रहे हैं। और इससे पहले कि मैं टेक्निकल रीजन में जाऊं, मैं एक पॉलिटिकल रीजन आपको बताना चाहता हूं। जी प्लीज। देखिए ये नंबर है, ये जो 3.9 का नंबर है, ये 4 का होता या 2 का होता, ये किसकी परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये तो डॉक्टर हफीज शेख की परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो अभी तक फाइनेंस मिनिस्टर थे। अगर आप अपने आप को शौकत तरीन साहब के शूज में रख के देखें, तो जो आप आज गलत बात करेंगे वो अगली दफा आपके स्कोर कार्ड से मनफी होगी। आपकी बेस तो बढ़ गई। शौकत तरीन साहब को तो सूट करता था कि अगर 2-2.5% ग्रोथ होती, अगली दफा वो उनको लो बेस इफेक्ट का फायदा होता। वो तो 5 का कह रहे हैं ना सर, 5 के उन्होंने नवीद सुना दिया कि 5 पे जाएगी अगली दफा। तो देखिए ना, तो अगर वो अगली दफा 5 पे जाना चाहते हैं, और इस दफा जो लोग कहते हैं कि 4% ग्रोथ नहीं है, 3%, तो उन्होंने तो अपना टारगेट बढ़ा दिया। उनको तो सूट करता था अगले साल के अच्छे नंबर देने के लिए कि इस साल के नंबर कम होते, तो उनको क्या पड़ी है कि वो नंबर बढ़ाएं। ये तो बेसिकली एक हो गया पॉलिटिकल रीजन। अच्छा, अब हम टेक्निकल रीजन की बात करते हैं। देखिए टेक्निकल रीजन के अंदर आप ये देखें कि जो 2 सबसे बड़े कंपोनेंट है ना, वो है आपका होलसेल एंड रिटेल ट्रेड और आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, ये दोनों जो मिला के है ना, आप समझें कि ये तकरीबन जीडीपी का 28-30% बनते हैं, और यही दोनों असल ग्रो किए हैं। तो ये जो 3.9 है, इसमें से आप समझें कि तकरीबन 3/4 या 2.7% तो सिर्फ इन 2 जगह से आई है। अच्छा, LSM की बात आप ये देख लें कि इस वक्त पाकिस्तान में पहले 3 ऑटो मैन्युफैक्चरर थे, इस वक्त ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की लाइन है। आप मेरे साथ चले चलें कहीं भी और गाड़ी जाके बुक कर लें, आपको अगर 6 महीने से पहले वो डिलीवर कर दें तो आप देख लें, उनके वो बिल्कुल बुक्ड अप टू द कैपेसिटी है और वो बिल्कुल चली जा रहे हैं। अच्छा, आप टेक्सटाइल वालों से बात करते हैं, वो भी ये कहते हैं जी हमारे पास बहुत ऑर्डर हैं। अब जो एक नुकता आता है वो है होलसेल एंड रिटेल ट्रेड का। उसमें डॉक्टर सलैरी साहब ने 2 जमातों का इशारा किया। देखिए, जो आपका कोविड स्टिमुलस पैकेज था 1.2 खरब का, ठीक है कि उसके अंदर कितना यूज हुआ कितना नहीं हुआ, समझे आधा पैसा भी आया तो ये 400-500-600 अरब रुपया इकोनॉमी में आया। अच्छा, अब चलते हैं रेमिटेंस की तरफ। रेमिटेंस अगर आपकी 25-30% बढ़ गई, तो आप मुझे ये बताएं कि 20-22 अरब डॉलर के ऊपर ये 5-6 अरब डॉलर बनता है, तकरीबन 1 ट्रिलियन ये बनता है। अच्छा, ये सारा ना भी कंज्यूम हो, आधा लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया हो, आधा खर्च किया हो, तो ये 1 ट्रिलियन डॉलर का खर्चा हुआ है आपकी मार्केट में मिला के दोनों चीजें। तो ये जो कंजम्पशन हुई है, इसने ग्रोथ को ड्राइव करनी थी। अच्छा खबर साहब, अगर इसको टेक्निकली मैं इस पे एक ऐड ऑन करना चाहता हूँ, टेक्निकली हम इसको देखें या आगे लेके चलें तो 263 बिलियन में एडिशन है 296 बिलियन का इस मरतबा एज पर हमाद अज़हर साहब स्टेटमेंट, और ये बनती है 33 बिलियन। सो 33 बिलियन डॉलर की आपके ख्याल से हमारे पूल में अगर ऐड हुआ है, तो क्या ये सारे फैक्टर्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं या सेक्टर्स हैं जहाँ से हमारे ऐड हुआ पूल के अंदर, या ये कोई और ऐसा सोर्स है या ऐसा सेक्टर है जिसका हमें इल्म नहीं है?
नहीं हमें इल्म है ना, देखिए उन्होंने नंबर रिलीज किए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये जितनी भी ग्रोथ है इसका जो 3/4 है, यानी अगर आप समझें कि रफली आप $33 बिलियन की बात कर रहे हैं, तो इसमें से आप समझें कि 21-22 बिलियन डॉलर जो इकोनॉमी में ऐड हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ रिटेल और होलसेल ट्रेड और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे हुआ है, जिसमें इंडस्ट्री भी आती है। क्रॉप्स जी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, उसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर और भी चीजें हैं, उसके अंदर हाउसिंग भी आती है, उसके अंदर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी आती है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की और सिर्फ रिटेल और होलसेल ट्रेड की बात कर रहा हूँ। ये मिला के 3/4 ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये दो सबसे बड़े सेक्टर हैं। बाकी कंस्ट्रक्शन, ये चीजें अपना आपकी क्रॉप्स, ये सारी मिलके बाकी 1/4 का रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आपका जीडीपी का कॉम्पोजिशन है। अच्छा, आखिरी बात मैं एक और करना चाहता हूँ कि आप एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पॉपुलेशन वाइज। पिछले साल आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट की है, 2 सालों में 2.6 के हिसाब से 5% से ऊपर आपकी पॉपुलेशन ग्रो की है। इन 2 सालों में आपकी इकोनॉमी 3.94 से आधा निकाल में पिछले साल का, तो 3% या 3.25% ग्रो की है। ये बड़ा रियलिस्टिक है। ये इतनी ग्रोथ नहीं है कि लोगों को एकदम खुशहाली नजर आए, जो आपने शुरू में सवाल किया ना मुफ्ता साहब से कि जी लोगों को परेशानी है। लोगों को परेशानी है इसलिए कि हमें मजीद ग्रोथ की जरूरत है, लेकिन ये नंबर बहुत रियलिस्टिक है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आप आने वाले दिनों में जब IMF और वर्ल्ड बैंक के लोग हमारे नंबर देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि वो खुद कंफर्म करेंगे कि जी हमारी प्रोजेक्शन गलत थी और हुकूमत की प्रोजेक्शन ठीक थी। ये 1-2 माह इनको दे दें, ये दूध का दूध। बिल्कुल ठीक है, मैं इसकी डिटेल में जाता हूँ। मैं वापस आता हूँ डॉक्टर साहब की तरफ, सुलाइली साहब की तरफ। सुलाइली साहब, सर ये बताइएगा कि आपको याद होगा कि आप भी मेरे प्रोग्राम में थे और हमने जिक्र किया था जिसमें कॉटन के ऊपर पाकिस्तान को और हमारी इंडस्ट्री को शदीद मसला था, और हम GCC उस सारे के बाद जा रहे थे इंडिया की तरफ और वो इंपोर्ट करने वाले सारे चक्कर चल पड़ा था। अब दूसरी तरफ हम ये आज प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बल्कि हमारे सामने स्टैटिस्टिक्स हैं कि जी हमारी एग्रीकल्चर ने बड़ा ग्रो किया, बड़ा काम हुआ है, कपास का बड़ा उसके अंदर रोल है। तो वो वक्त गलत था, तब स्टैटिस्टिक्स गलत थे, या आज गलत हैं? कहीं तो प्रॉब्लम है ना। अब से कुछ अर्सा पहले हमारे पास कुछ नहीं था, हम कह रहे थे कि नहीं धागा नहीं बन सकता, हम कपास के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा, और अब हम कह रहे हैं कि हमारी एग्रीकल्चर ने कमाल किया और उसके अंदर कपास का बड़ा रोल अहम बताया जा रहा है। व्हाट इज़ दिस सर? तो अभी भी हुकूमत नहीं कह रही कि कपास की फसल अच्छी हुई है। गंदम की फसल बहुत अच्छी हुई है, और गंदम की फसल में अभी मुफ्ता साहब ऑफलाइन है, लेकिन मैं सिर्फ ये बात करता चलूँ कि जो हुकूमत पंजाब है वो 3 दफ़ा अपने एस्टीमेट्स देती है जब गंदम की फसल की फाइनल फिगर्स आते हैं। उसकी वजह यह है कि गंदम की कटाई से लेके गोदामों में जाने तक अगर खुदा न खास्ता बारिश हो जाए तो वो जो तैयार फसल होती है वो ज़ाया हो जाती है। तो ये 3 दफ़ा एस्टीमेट्स आते हैं, और हमने देखा कि इस दफ़ा पंजाब में जो गंदम की फसल है उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ। पंजाब जो है ये पहली दफ़ा जो है आपकी 20 मिलियन टन से ऊपर इसकी प्रोडक्शन जो है गई है। तो पंजाब आपकी 75% वीट जो है वो पैदा करता है। इसी तरीके से राइस क्रॉप में, शुगर केन क्रॉप में और मेज़ की क्रॉप में इनमें इजाफा हुआ है। लेकिन जो कॉटन की क्रॉप है, कॉटन की क्रॉप में नुकसान हुआ है। अगर कॉटन की क्रॉप भी आपकी उसी तरह से रहती जैसे कि बाकी फसलें हैं, तो ये GDP ग्रोथ आपकी कुछ 4.5% के करीब आ रही होती, लेकिन कॉटन की में कमी की वजह से हम 4 वाला फिगर जो है उसको एक्सीड नहीं कर पाए हैं। और ये इजाफा जो है ये इस तरीके से भी कंफर्म होता है कि अगर आप इसका जो डीजल ऑयल की कंजम्पशन को देख लें, ट्रैक्टर्स की सेल को देख लें जो 57% जिसमें इजाफा हुआ, फर्टिलाइज़र के अपटेक को देख लें, तो इसका जो है वो ज़ाहिर एग्रीकल्चर में जा रहा था। तो अगर एग्रीकल्चर में जा रहा था तो तभी ये जो प्रोडक्शन है इसमें इजाफा हुआ। अब जो दूसरी बात इसमें आएगी, जो सवाल बनता है वो ये है कि जी अगर एग्रीकल्चर इतनी अच्छी होगी तो फिर जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो महंगी क्यों हैं? वो एक टोटली डिफरेंट फैक्टर है। अच्छा सर, मैं इसकी डिटेल में जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़े लार्जर कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसका आंसर कर दें, और वो मैं टेक्निकल से नॉन टेक्निकल गुफ्तगू ले आता हूँ, आम शख्स वाला जिक्र मैं आपसे भी करता हूँ। एग्रीकल्चर प्लस मुझे रोज़मर्रा के मामलात के हवाले से बताइएगा, इन एदाद शुमार का सर, ये GDP हो या वो हमारा सरप्लस हो गया हो जो करंट अकाउंट है, कोई भी चीज़ हो, सर मुझे ये बताएं आम शख्स की ज़िंदगी पे असर कब पड़ेगा और कैसे पड़ेगा? सिर्फ लोग ये जानने में इंटरेस्टेड हैं। देखिए, आम शख्स जो है उनकी ज़िंदगी पे असर पड़ता है क्वालिटी ऑफ ग्रोथ से, कि ग्रोथ की क्वालिटी जो है वो कैसी है। अब बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो क्वालिटी ऑफ ग्रोथ है, ग्रोथ जब भी आती है, खा वो शौकत अजीज़ साहब के ज़माने में थी जबकि हर चीज़ हायर परचेज एग्रीमेंट पे किस्तों पे मिल रही थी, या वो पिछले सालों में थी PMLN के दौर में जब
5% को टच किया था या वो अब है। तो ग्रोथ जो है ये कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ है, और कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ में ना तो आपके पास सेविंग बनती है, ना आपके पास इन्वेस्टमेंट आती है, उल्टा इंपोर्ट्स में इजाफा होता है। तो जब भी हमारे यहाँ ग्रोथ आई है वो कंज्यूमर्स की वजह से है, और कंज्यूमर की वजह से डिमांड में इजाफा होता है, चीज़ें जो है वो कंज्यूम होती हैं, और वो इन्वेस्टमेंट या सेविंग उसमें नहीं आती है। एक तो ये चीज़ हमें जान लेनी चाहिए। दूसरा जो इसका जो फ़र्क पड़ता है वो ये पड़ता है क्वालिटी की। अगेन अगर हम बात करें कि ये पहली दफ़ा होगा कि पिछले तकरीबन 11 सालों में कि पाकिस्तान जो है ये इसका करंट अकाउंट सरप्लस जा रहा है, 10वां महीना है। और ये करंट अकाउंट से मतलब ये होता है कि आपने कितने डॉलर देने हैं और कितने डॉलर आपके पास हैं। तो हमारे पास इस वक्त तकरीबन 800 मिलियन डॉलर के करीब पड़ा है, और 2018 में 14 बिलियन डॉलर का खसारा था करंट अकाउंट का, जो कि इस वक्त 800 मिलियन का सरप्लस पड़ा है। तो ये सरप्लस का फ़ायदा ये होगा कि अगर हुकूमत को वैक्सीन इंपोर्ट करना पड़ती है, अगर हुकूमत को कोई इमरजेंसी आ जाती है, इंपोर्ट करना पड़ती है, तो हुकूमत के पास एक कुशन है। इसी तरीके से अगर फिस्कल डेफिसिट कम होता है, यानी आपकी आमदनी और अखराजात में जो अदम तवाज़न है, तो वहाँ पे हुकूमत के पास कुशन है कि वो PSGP को बढ़ा सके। तो ये जो कुशन होगा तो उसका मैक्रो लेवल पे कुशन हो तो माइक्रो लेवल पे फ़ायदा हो सकता है, लेकिन उसके लिए जाहिर है कि पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज़ जो हैं वो चाहिए होती हैं। और इस दफ़ा के बजट में ये तवक्को की जा रही है कि कोविड की वजह से ये एक खासा पीपल फ्रेंडली बजट जो है ये होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन टू यू हसन साहब, आम शख्स की ज़िंदगी पे इन अच्छे अदाद शुमार का असर कब पड़ेगा और कैसे पड़ेगा? देखिए, ये आने वाला जो साल है जो अब शुरू हो रहा है जुलाई से, इसमें तरक्की के मौके काफ़ी होंगे और मेरे ख्याल में तरक्की आएगी, लेकिन जो महंगाई का प्रेशर है वो बरकरार रहेगा। अगर तो हुकूमत ने अपने सप्लाई साइड फैक्टर्स को करेक्ट किया और वहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने भाग दौड़ की, तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी कुछ ना कुछ उनको लोगों को आसानी मिलेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ग्रोथ भी होगी, लेकिन इन्फ्लेशन का प्रेशर भी जारी रहेगा। इन्फ्लेशन का प्रेशर सर कब डाउन होगा? इन्फ्लेशन पे लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं और परेशान हैं इस मामले में। देखिए, इन्फ्लेशन दो तरह से आती है। एक आपके थोड़ी टेक्निकल बात कि एक सप्लाई साइड की प्रेशर कि आपके जो लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, और वहाँ पे जब आप गवर्नेंस ठीक करेंगे तो वो फैक्टर्स ठीक होंगे। दूसरी बात का इशारा आबिद साहब ने किया कि जब आप अपनी कंजम्पशन, आप अपनी ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी कैपेसिटी बढ़ती है और वो भी इन्फ्लेशन को ईज करती है। जाहिर है कि अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है और लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा या आप कीमतें बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो उससे भी थोड़ा सा इन्फ्लेशन जो है उस पर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर ये सिर्फ कंजम्पशन लेड ग्रोथ रहेगी जो कि हमारी हिस्टोरिकली रही है, तो ये फिर महंगाई में इजाफे का बायस बनेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद है हसन खावर साहब और आबिद सुलहरी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इससे कबल हमारे पास मिफ्ता इस्माइल साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा थे। प्रोग्राम के वक्त ख़त्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।